यस, चलिए जी, अब चालू करेंगे अपना सैलरी इनकम का होपफुली लास्ट लेक्चर, डिपेंड्स अपॉन यू। आनंद इनकम टैक्स किधर है? आनंद इनकम टैक्स इधर है। क्या करना है मुझे? सैलरी फॉर क्लास को ओपन करना है और क्या करना है आपके साथ मुझे 86 पेजेस का अपना ये नया वाला प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर मैंने सब वो 15-15% वाला सबको 10% में कर दिया है, क्योंकि अभी नया अमेंडमेंट आ चुका है, उसके हिसाब से सारा का सारा प्रेजेंटेशन डाला हुआ है। तो मेरे ख्याल से मुझे आपको कहाँ पे लेके जाना था? पेज ये सिखाने का बाकी है, रिबेट का, रिलीफ का, वो बाद में कंसिडर करते हैं। पहले जो प्रॉब्लम मैंने आपको घर पे करने को बोला था वो पहले डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद में फिर 2 प्रॉब्लम पेंडिंग है, 3 प्रॉब्लम पेंडिंग है, वो बाद में डिस्कस करता हूँ। मेरा कोशिश है आज पूरा करके रखूँगा। लिखने का काम मैं घर पे दे देता हूँ आपको, सो दैट डिस्कशन पूरा हो जाएगा। मतलब कल हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चालू करेंगे, सो दैट कौन सा दिन है कल? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 दिन में हाउस प्रॉपर्टी आराम से खत्म होता है। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, छोटा टॉपिक है वो। इसको कितना 86 पेजेस था, उसको हार्डली 36 पेजेस वाला है, तो फटाफट हो जाएगा। उसमें कंसेप्ट भी काफ़ी कम है। तो फिर ये सैटरडे तक अगर अपना हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो गया तो उसके आगे लगभग 2 हफ्ता अपने को पीजीबीपी के लिए लगेगा, फिर आगे 2 हफ्ता अपने को कैपिटल गेन के लिए लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। समझे क्या? एक बार वो पूरा हो गया तो फिर मेरा दिल ठंडा हो जाता है। कैपिटल गेन खत्म हो गया मतलब फिर इनकम टैक्स का सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो सब खत्म हो गया। उसके आगे है लेकिन फिर प्रेशर वाली चीज़ें नहीं है, देन इट इज़ ईजी। समझे क्या? सो देन वी कैन से दैट अपना 20 अप्रैल तक का जो टारगेट है वो क्वाइट अंडर रीच रहेगा। अगर सपोज वहाँ पे लेट होते गया तो फिर शायद अपने को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, 30 अप्रैल तक वगैरह जाना पड़ेगा। सो बिग विथ मी, जो मैं बोलूँगा कि घर पे करना है वो फटाफट से ज़रूर से करना है, कंटाला नहीं करना है। आपका संडे का टेस्ट मुझे पता है प्रेशर आने वाला है, लेकिन हर साल क्लास जब खत्म होने को आता है तब बच्चा लोग मुझे बोलते हैं सर 100 क्लास में बोला था संडे को टेस्ट है, लेकिन टेस्ट ही नहीं लिया था करके। तो वैसा हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसके हिसाब से टाइम टेबल एडजस्ट किया हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर अब मैं आराम करने को बैठा हूँ, आराम करोगे तो खड्डे में जाओगे। चलो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 राखी का क्वेश्चन था, एम्प्लॉई, ये मेरे ख्याल से डिस्कस करके हो गया अपना। ये मैंने आपको 3rd क्वेश्चन करने को बोला था। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन। बाबा लोग बेबी लोग देखो, एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड बोला हुआ है। हाँ, एबी लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो कंपलसरली वो सैलरी में तो ऐड करना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डिडक्शन कब मिलता है? ओनली इफ द एम्प्लॉई इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो सैलरी में ऐड करो लेकिन बाद में डिडक्ट मत करो। 25,000 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन ऑफ ₹1000 पर मंथ। ये भी सॉल्व करके हो गया मेरे ख्याल से, डिस्कस करके हो गया ऐसा मुझे लगता है। ये डिस्कस किया था मैंने, 6.75, 12.75, मतलब 6% का इंटरेस्ट रहेगा, और उसमें कुछ भी रिपेमेंट नहीं किया तो मंथली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये डिस्कस किया था, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, डिस्कस किया था याद? हाँ, इसमें वो 15% लिखा हुआ था और मैंने अभी उसको चेंज करके 10% करके दिया हुआ है आपको, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। सो ये डिस्कस करके हो गया। येस, आई एम हैप्पी। हाँ, अब मुझे खेलना है बालाजी के साथ। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन बीटा लिमिटेड फर्निशेस यू। फिर से एक बार बीटा लिमिटेड बोला है, इसका मतलब क्या हो गया अपना राजा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया है। हाँ, फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। बेसिक सैलरी अप टू 31 अक्टूबर 50,000 पर मंथ एंड बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 नवंबर 23 60,000 पर मंथ। सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अच्छी बात है, मतलब जिस महीने का सैलरी उसी महीने के लास्ट डे को ड्यू होता है और उसी दिन पे किया जाता है। उससे अपने को क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो लीव सैलरी वाला वगैरह सिचुएशन रहेगा ना, तो इन दैट केस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इन दैट केस अपने को एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स ऐसा खेलना पड़ता है। याद है कि आपको सबको? और वो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स खेलने को जाएंगे। जस्ट अ मिनट। यस, तो 10 मंथ्स मतलब कौन सा? और उसके अंदर बीच में अगर सैलरी चेंज हो गया, 50 की जगह पे 60 हो गया है, तो जरा संभल के खेलना पड़ेगा। कितने महीने आउट ऑफ 10 मंथ्स, कितने महीने के लिए 50,000 है और कितने महीने के लिए 60,000 है, वो देखना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जब उसका बेसिक सैलरी 50,000 है तो डीए उसका 40% है। जब उसका बेसिक सैलरी 60,000 हो चुका है तो उसका 40% लेना पड़ेगा। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर 23। बाबा लोग अक्टूबर 23 को पे किया है ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो दैट मंथ का कितना अमाउंट रहेगा? बेसिक सैलरी कितना है? 50,000 है। मिला क्या आपको सबको? एंड डियरनेस अलाउंस कितना है? उसका 40% मतलब 20,000 है। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब 70,000 का उसका बोनस बनने वाला है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट। और बोनस इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, और उसका रिसीव हो गया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू आरपीएफ ऑफ द एम्प्लॉई इज 16% ऑफ बेसिक सैलरी। अभी बच्चे लोग बोलते हैं सर हमको मालूम है 12% के ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल होता है,
तो फिर अभी पिछला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम थोड़ा मिक्स करने का कोशिश करते। पिछले प्रॉब्लम में क्या था, पिछले प्रॉब्लम में वो 12.75 और 6.75 था, तो इसके बीच का डिफरेंस मतलब 6% हमने टैक्सेबल किया था। वैसे यहाँ पे भी बोलते हैं कि सर मैं क्या करता हूँ, इधर 16% बोला और 12% तक एग्जाम रहता है, तो 4% को टैक्सेबल करता हूँ। मैं बोलूँगा वैसा नहीं करने का, क्योंकि 16% ऑफ वॉट बेसिक सैलरी है और 12% किसका कैलकुलेट करने का रहता है, गेस्टेड एंड डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी। उसका मतलब क्या हो गया, बेसिक प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। इस प्रॉब्लम में कमीशन है क्या, है नहीं है मेरे ख्याल से, कमीशन अभी तक तो दिखा नहीं है। बेसिक दिखा हुआ है, बेसिक कितना था 50 नहीं तो 60, तो अपने को उसके हिसाब से वर्किंग करना पड़ेगा अभी। और उसके अलावा डीए दिया हुआ 40%, बट उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है कि वेदर डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। कमीशन के बारे में अब तक तो प्रॉब्लम साइलेंट, आगे देखेंगे क्या होता है करके। तो भैया मैं 16 और 12 को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, मुझे पहले 16% ऑफ बेसिक सैलरी कितना होगा वो एब्सोल्यूट अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर 12% ऑफ गेस्टेड एंड डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी की एब्सोल्यूट अमाउंट कितने वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर उसमें जो छोटा रहेगा वो एग्जाम्प्ट होगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब गेस्टेड एंड डुप्लीकेटर वाला 12% माइनस करने का, बचा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 12% ही बड़ा रहेगा तो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, देयर इज नो डिफिकल्टी। प्रोफेशनल टैक्स पेड ₹2500, ऑफिस 2000 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर। मैं बोलूंगा अच्छा 2000 पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो पहले वो ऐड करो इनकम में। ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉई पेड बाय द एम्प्लॉयर इज अ परक्विजिट। समझ में कैसे बोल रहा हूं। तो प्रोफेशनल टैक्स इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉई बट पेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब पहले 2000 ऐड करना पड़ेगा और बाद में पूरा 2500 माइनस करने को मिल जाएगा। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर प्रोवाइडेड टू बालाजी फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज 45,000 एंड कंप्यूटर इज 35,000 विच वर एक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन 1/12/23। मन करता है कि सर 10% का लॉजिक लगा दूं, 10% का लॉजिक याद है ना अपने को, फर्नीचर के बोला था वो, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर गिवन टू द एम्प्लॉयर रहेगा तो 10% ऐड करने का कॉस्ट का। ऐसा मन करता है, लेकिन अपने मन को संभालो। क्यों? बिकॉज इट इज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप को क्या बोलते हैं, इफ इट इज गिवन फॉर यूज इट इज टू बी कंसिडर्ड एज एग्जाम परक्विजिट। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ। अगर याद नहीं रहेगा तो एक मिनट रुको, मेरा पेज कौन सा है रे, मेरा ये पेज है बालाजी 79 पे है ना, ओके। पीछे जाते हैं, परक्विजिट का वैल्यूएशन देखते हैं। ये क्या है, स्वेट इक्विटी है, स्वेट इक्विटी नहीं, उसके पीछे, उसके और भी पीछे, काफ़ी पीछे ये कौन सा है, मूवेबल एसेट। हाँ, यूज ऑफ द सेम बाय द एम्प्लॉय, मेरा क्या आपको सबको। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एसेट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप। अगर वो रहेगा तो उसको छोड़ देने का। नीचे बोला है कि इफ द एसेट इज इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर देन इट इज एग्जाम। यूज के लिए दिया रहेगा तो हाँ, लेकिन ट्रांसफर किया रहेगा तो मतलब सिर्फ यूज मत कर बाबा, तू ही ओनर बन जा। फिर बोलेंगे कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा तो 50% डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस, मोटर कार रहेगी तो इन दैट केस 20% डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस, और बाकी कैसे रहेंगे तो 10% ऑन SLM बेसिस। यार एक आपको सबको कैलकुलेट क्या करना है WDV, बट फर्स्ट 2 केसेस में WDV टू बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग WDV मेथड एंड इन द थर्ड केस WDV टू बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग SLM। समझा। WDV मेथड का दूसरा नाम क्या है, RBM। याद है क्या आपको। WDV का मतलब क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। RBM का मतलब क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने का कैसे, पहले 2 केसेस में बाय यूजिंग RBM एंड लास्ट केस में बाय यूजिंग SLM। लेकिन कब, अगर उसको ट्रांसफर किया रहेगा तो, मतलब राजा अब तक मैं ओनर था लेकिन अब तू ओनर बन जा, तो ये करने का है। हाँ, और यूज के लिए दिया रहेगा तो नहीं, यूज के लिए दिया रहेगा तो इफ द एसेट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन 10% ऑफ द कॉस्ट एंड नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, डिडक्ट फ्रॉम दैट अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय ओनली इफ द एसेट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। और अपने केस में डेस्कटॉप लैपटॉप है, मतलब उसको टैक्सेबल परक्विजिट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एग्जाम परक्विजिट कंसिडर करेंगे। तो ये वाले को भूल जाओ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। 45,000 और 35,000 दिया है, मन करता है कि उसका 10% निकालूं, बट अपने मन को संभालो। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट। मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर। बाबा लोग कार ओन बाय द एम्प्लॉयर बोला है, मतलब कार भी क्या बन गई, परक्विजिट बन गई। क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड्स 1.6, मतलब बड़ी वाली कार है, मतलब ये 1800 और 900 नहीं खेलने का है, बल्कि 2400 और 900 खेलना पड़ सकता है अगर वो पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों पर्पज रहेगा तो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम 1/11/23। बाबा लोग बेबी लोग जरा संभल के डेट देखना, 1/11/23 है, मतलब साल भर के लिए दिया नहीं है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने के लिए है। ओके, तो 1/11/2023 meant for both official and personal use. Repair and running expenses of 45,000 from 1/11 to 31st March were fully made by the employer. Motor car was self driven by the employer, मतलब शोफर ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग बोल रहे थे कितना रे, 2400 and 900 ऐसा बोल रहे थे, अब 2400 ही ले लो, 900 मत लो। सर इस 45,000 का क्या करूं, कुछ मत करो, भूल जाओ। एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया वो फिर से देखने की जरूरत नहीं है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। नेक्स्ट, LTC
गिवन टू द एम्प्लॉय, एलटीसी में लीव ट्रैवल कंसेशन कब, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो, विद इन इंडिया रहेगा तो, सिर्फ घूमने के लिए रहेगा तो, रहने का नहीं, खाने का नहीं, मतलब रहने खाने का पैसा दिया तो दे दो बट वो टैक्सेबल होगा। रहने खाने के खर्चे को तुम लोग 10(5) में लीव ट्रैवल कंसेशन में एग्जाम्पशन नहीं ले सकते हो। और 10(5) का लीव ट्रैवल कंसेशन अगर क्लेम करने का रहेगा तो एसएससी शुड बी इन द ऑप्शनल रेजिम, शुड नॉट बी इन द डिफॉल्ट रेजिम। डिफॉल्ट रेजिम में 10(5) का एलटीसी का एग्जाम्पशन मिलता नहीं है, सारा का सारा टैक्सेबल रहता है। तो याद रखना पहले अपने को मन में, एलटीसी आया तो ये सब चीजें मन में फ्लैश हो गई मेरे। हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, बाबा लोग बेबी लोग 3 बच्चे, हम बोलते नहीं यार वो अपना फैमिली प्लानिंग का याद रखना चाहिए था आपने। लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, कौन सा स्पेशल पॉइंट है, पहले जुड़वा और बाद में एक रहेगा तो फटका मारते हैं, और पहले एक और बाद में जुड़वा रहेगा तो बाद में के जुड़वा को हम लोग एक ही बच्चा कंसिडर करते हैं। चेक करेंगे, 1 डॉटर एज 7 years एंड ट्विन सन्स एज 3 years, मतलब ट्विन्स आर आफ्टरवर्ड्स, तो इट इज ओके फॉर अस, वी कैन स्पेसिफाई दैट सबका अमाउंट खर्चा एग्जाम्प्ट हो सकता है। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट इकोनॉमी क्लास वही चाहिए था, रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर 30,000 फॉर एडल्ट्स एंड 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन, तो 75,000 उसका इनकम में ऐड हो सकता था बट वो इनर कॉलम में रहेगा, और उसमें से पूरा 75,000 हम लोग एग्जाम करने वाले हैं। 10(5) में एग्जाम्पशन क्लेम करने को मिलता है इन अ ग्रुप ऑफ 4 years, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years, एनी 2 years। याद है कैसा बहुत सारा चीज मैंने बताया था, ब्लॉक ऑफ 4 years के अंदर 2 साल ले सकते हो, और वो 2 साल में अगर पूरा नहीं ले सकते हो इन दैट केस अगले 4 साल में वो कैरी फॉरवर्ड होता है, बट अगले 4 साल का फर्स्ट ईयर में लेना ही पड़ता है, नहीं लोगे तो वो लैप्स हो जाता है। ऐसा अलग अलग चीजें बोला हुआ था। आगे देखेंगे, बालाजी इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जाम्पशन दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल लॉ, परमिसिबल बाय लॉ, मतलब वो 4 साल के अंदर का 2 साल में उसका ये साल आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, देयर इज नो डिफिकल्टी। Compute his salary income chargeable to tax in the hands of Mr. Balaji for the assessment year of 24-25, assuming he exercises the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC। मतलब ये कहाँ पे जाना चाहता है अपना बच्चा, ऑप्शनल रेजिम में जाना चाहता है। ऑप्शनल रेजिम रहेगा तो 10(5) का एग्जाम्पशन मिलेगा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा, क्योंकि अगर डिफॉल्ट रेजिम में जाओगे तो सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है, कौन सा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ये सब आपने किधर सिखाया है, एकदम पहले वही तो सिखाया था, 2 बड़े बड़े फॉर्मेट लिख के दिए थे आपको, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ऐसा कुछ अलग अलग कलर था कि बाबा डिफॉल्ट रेजिम रहेगा तो ऐसा खेलो और ऑप्शनल रेजिम रहेगा तो वैसा खेलो, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके चलो जी, तो बालाजी का वर्किंग आना चालू हो गया, असेसमेंट ईयर सो एंड सो, प्रीवियस ईयर सो एंड इंडिविजुअल आरओआर है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है, उसके अंदर बेसिक क्या है 50,000 × 7 एंड 60,000 × 5। सर ये 7 और 5 कहाँ से आए, ये 7 और 5 यहाँ से आए, 31 अक्टूबर तक है ना अपना राजा इधर, मतलब क्या हो जाएगा, नंबर 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीना यहाँ पे आ गया, और उसके आगे 5 महीना आ गया, समझने मैं कैसे बोल रहा हूँ। फॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम में उसको लीव, सैलरी, ग्रेचुइटी वगैरह कुछ मिला हुआ नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट रिटायरिंग, मतलब अपने को 10 months वगैरह की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो ये आ गया कौन, 50,000 × 7 एंड 60,000 × 5, मतलब हो गया कितना, 6.5 लाख। डीए कितना हो गया आपका, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब हो गया कितना, 2,60,000। बोनस पेड इन अक्टूबर 2020 इक्वल टू बेसिक एंड डीए ऑफ अक्टूबर 2020, मतलब 50 + 40% मतलब 70,000, ये सब मैंने डिस्कस करके हो गया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू आरपीएफ, तो बेसिक का 16%, बेसिक कितना अभी कैलकुलेट किया था इधर गरमा गरम ताज़ा 6,50,000 है, वो 6,50,000 का 16%, मैंने क्या बोला, 16 और 12 को डायरेक्टली कंपेयर करने का नहीं, उसको एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करने का, और कन्वर्ट करके चेक करने का कितना एग्जाम्पशन मिल सकता है। तो मुझे कहना पड़ेगा 6.5 लाख का 16%, इसका मतलब 1,04,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, उसमें से एग्जाम्प्ट अंडर 10-11 कितना हो सकता है, 10-12 कितना हो सकता है, सॉरी, इज अज्यूमिंग दैट डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, क्योंकि प्रॉब्लम इज साइलेंट, प्रॉब्लम ने बोला नहीं डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट। सर लेकिन मैंने ऐसा अज्यूम किया तो कि डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो मेरा आंसर करेक्ट होगा क्या रॉन्ग होगा, करेक्ट होगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव अज्यूम्ड दैट डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, समझ में कैसे बोल रहा हूँ। बट जनरली आई हैव सीन इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर्स में सब जगह पे कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन इंस्टीट्यूट हैज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो आपका एग्जामिनर के पास जो मॉडल आंसर रहेगा उसके अंदर देयर इज अ ग्रेटर चांस कि नॉट फॉर्मिंग पार्ट के हिसाब से सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा, तो उसका आंसर और तुम्हारा आंसर फट से मैच नहीं करेगा। तो उस दिन अगर उसको अगर सपोज ध्यान रहेगा तो आपका अजम्पशन को पढ़ के आपको मार्क्स दे देगा, बट अगर सपोज उसका कुछ उस दिन किसी भी कारण की वजह से दिमाग सटक गया रहेगा तो पता नहीं वो आपके अजम्पशन के हिसाब से आपको मार्क देगा कि नहीं देगा। तो आई वुड रेकमेंड कि बाबा ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि इंस्टीट्यूट के सभी स्टडी मटेरियल के अंदर इस तरह से उन्होंने कंसिडर किया है, हम लोग भी वैसे ही कंसिडर करेंगे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके, तो 12% ऑफ वॉट 6.5 लाख प्लस DA which is now assumed to be which is assumed not to be forming part of salary प्लस कमीशन एज ए फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर जो दिया ही नहीं है, इसलिए फिर से 0 + 0 आ गया। तो 6.5 लाख प्लस 0 + 0 इज इक्वल टू 6.5 लाख का 12%, मतलब कितना 78,000 इज एग्जाम, बाकी का सारा 26,000 इज टैक्सेबल। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट कौन सा है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। मैंने क्या बोला है, एम्प्लॉयर ने जो पे किया वो क्या बन गया,
ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉई पेड बाय द एम्प्लॉयर इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, इसके लिए वो 2000 रुपये ऐड हो गया। नहीं सर 2500 था। अरे एम्प्लॉयर ने 2000 पे किया है और तुमने तुम्हारे बाद में फिर तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स लायबिलिटी 2500 आया था, तो उसमें से 500 तुम्हारे पॉकेट से गया है और 2000 एम्प्लॉयर के पॉकेट से गया है। जो 500 तुम्हारे पॉकेट से गया वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे इस 6.5 लाख में से तूने पे किया रहेगा, 6.5 लाख 2 लाख 60 उसमें से तूने पे किया रहेगा वो, तो तुम्हें ऑलरेडी 6.5 लाख लेके हो गया ना, फिर से 500 रुपये ऐड करोगे तो कुछ मतलब नहीं होता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 500 को लेने की जरूरत नहीं है, जो एम्प्लॉयर ने पे किया डायरेक्टली, मतलब हमको 6.5 लाख देके हो गया और ऊपर से एम्प्लॉयर ने 2000 गवर्नमेंट को भरा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वो 2000 ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो सिर्फ 2000 ऐड किया, लेकिन बाद में 2500 माइनस करूंगा। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एग्जाम परक्विजिट, क्यों एग्जाम मैंने डिस्कस किया था, अभी याद रहेगा तो ओके। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा? मोटर कार ओन बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, गिवन टू द एम्प्लॉय विदाउट शोफर फॉर 5 मंथ्स एंड इंजन कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 1.6 लीटर्स। सब कंडीशन लिख दिया हमने बराबर से एक सेंटेंस के अंदर। तो मतलब अभी फिर से बताना नहीं पड़ेगा ऐसा वर्किंग क्यों किया। 2300 आपने आंसर दिया था मुझे, उसको 900 ऐड करने का नहीं, क्योंकि शोफर नहीं है। शोफर का स्पेलिंग याद रखो, एग्जाम में सपोज अगर नहीं याद आया तो ड्राइवर लिख दो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके सर मुझे ड्राइवर का भी स्पेलिंग नहीं याद है तो फिर सीए छोड़ दो। ओके नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा? लीव ट्रैवल कंसेशन 50,000, लेकिन वो सारा का सारा एग्जाम है, क्योंकि बच्चे लोग कैसे हैं वो हमने अभी डिस्कस करके हो गया था। आउटर कॉलम में डैश आएगा, ग्रॉस सैलरी हो गई 10,20,000, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 2 मिल गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पहली बार एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला ही नहीं है, तो डिडक्शन क्लेम करने का सवाल ही नहीं, और ऊपर से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो मतलब वो भी मिलने वाला नहीं था। और 2500 माइनस करने का है, ऐड किया 2000 माइनस किया 2500, जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट सैलरी इनकम। नेट सैलरी इनकम की अमाउंट मैंने लिखी नहीं है, आपको खुद को कैलकुलेट करनी है। 10,20,000 में से 52,500 जाएगा, जो बचेगा वो आप लिख सकते हो। उसके लिए आपको अगर मेरी जरूरत पड़ती रहेगी तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। चलो लेट मी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने आपको घर से करने को बोला था 4, 5 एंड 6, तो आपने करके लाया ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर नहीं किया रहेगा तो आज सोने के पहले प्लीज़ कर दीजिएगा। गाड़ी में जाते जाते लिखो, नहीं तो क्या कैसे मतलब चलते चलते लिखो, कुछ भी करो, लेकिन आज सोने के पहले पूरा करो, क्योंकि एक बार नींद उठ गए तो आज का सारा फिर से ब्लैंक स्लेट होने का चांसेस रहता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? कल का दिन नया कंसेप्ट सीखने के लिए, आज का दिन आज को सब कुछ बराबर से रिकॉर्ड करने के लिए। कितने भी थके रहोगे, कितना भी कंटलाया रहेगा, आंखें दुखती रहेंगी, कुछ भी होना रहेगा, लेकिन आज पूरा करके सुना, उसके पहले मत सुना। From the following details, find out the salary chargeable to tax for the assessment year of 24-25, assuming he exercises the option of shifting out of default tax regime. अच्छा बाबा लोग, अपना ऑप्शनल regime में खेलना चाहता है हीरो। Mr. X is a regular employee of Rama and Company, Gurgaon. He was appointed on 1/1/23 in the scale of 20,000, 1,000, 30,000. बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट, मस्त पॉइंट है। 1/1/23 को अपॉइंट किया और बोला कैसे 20,000-1,000-30,000। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब उसको अपॉइंटमेंट दिया तब उसको बोल दिया भाई साहब आपको हमने अपॉइंटमेंट किया हुआ है, आपका सैलरी 20,000 फिक्स किया हुआ है, और इसके आगे हर साल आपका इंक्रीमेंट कितना होगा हमने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। आपका इंक्रीमेंट इसके आगे हर साल 1,000 रुपए का होता रहेगा। सर जिंदगी भर के लिए ऐसे ही रहेगा क्या? हर साल सिर्फ 1,000 बढ़ेगा क्या? बोलते नहीं, हर साल 1,000 बढ़ेगा। कब तक? जब तक आप 30,000 को टच नहीं करोगे तब तक। एक बार 30,000 टच किया तो आप जिस श्रेणी में काम कर रहे हो, जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो, बाबा ए लेवल एम्प्लॉय, बी लेवल एम्प्लॉय, सी लेवल एम्प्लॉय, डी लेवल एम्प्लॉय, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय, किधर? तो आपका जो कैटेगरी रहेगा, जो क्लास रहेगा, उसका अपर लिमिट कितना है हमने 30 फिक्स करके रखा हुआ है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार वो हो गया तो प्रॉब्ली वी विल आस्क यू टू गो फॉर सम एक्स्ट्रा एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम्स ऑफ द कंपनी, कि जिसके से आपको मैनेजर बना देंगे, आपको फिर आपका क्लास ही चेंज कर देंगे, फिर आपका सैलरी अलग तरीके से बढ़ेगा। फिर वो 30 के बाद में 1,000 से बढ़ के 31 नहीं होगा, 30 के बाद में शायद इमीडिएटली वो 40 भी बन सकता है, फिर 40 के बाद में हर साल वो 2,000 से बढ़ सकता है, और कितने साल तक? दैट्स हाउ दे आर प्लानिंग। सो कंपनी क्या बोल रही है एम्प्लॉय को आते आते कि भैया हमने आपका पूरा करियर ग्राफ बना के रखा है, आप अपनी उम्र के 25 साल में हमारे पास आ रहे हो तो 25 से 35 ऐसा रहेगा। अभी आपको पता चल गया, अभी आपको फ्यूचर इज गारंटीड। अभी आप क्या करने का करो। फिर 35 से आगे और 10 साल हमने और नया बता सकते हैं, फिर 45 से आगे और 10 साल हम बता सकते हैं, तो 55, 56 हो जाएगा, फिर आप रिटायर हो जाओगे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बीच में हमने रिजाइन करके छोड़ दिया तो काम खत्म, हम किसी और को अपॉइंट कर देंगे। दैट्स हाउ द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, मिस्टर एक्स इज रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ रामा एंड कंपनी इन गुड़गांव। ही वाज अपॉइंटेड ऑन 1/1/23 इन द स्केल ऑफ 20,000, 1,000, 30,000। अभी ये डेट की तरफ और प्यार से देखना बाबा लोग, बेबी लोग, बिकॉज इट इज टेलिंग यू 1/1/23। इसका मतलब इंक्रीमेंट का डेट कब आएगा? 1/1/24 को आएगा, क्योंकि उसको अपॉइंट कब किया? 1/1/23 को। और क्या बोला? एनुअल इंक्रीमेंट 1,000 है, तो आज मुझे अपॉइंट किया तो मेरा एनुअल इंक्रीमेंट कब आएगा? 1/1/24 को आएगा। इसका मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर है, हमारा प्रीवियस ईयर कब चालू होता है? 1/4/23 को चालू होता है। सो 1/4/23 टू 31 December 23,
अपना हीरो कितने में खेलेगा, 20,000 में खेलेगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर वो तो 1-1 से खेल रहा था। हाँ लेकिन 1-1 से 31 मार्च तक का पीरियड आपने प्रीवियस ईयर में आता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। और बाद में 1-1-24 टू 31 मार्च 24, इस पीरियड के अंदर हम क्या कंसिडर करेंगे, 21,000 कंसिडर करेंगे। नहीं सर 30,000, अरे बाबा 1,000 जंप मार के जाने का रहता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी उसको जैसे 1 ही साल हो गया ना, तो 1,000 के जंप मारने का। अभी एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है क्या? आ सकता है। और एग्जाम में वो जानबूझ के ऐसा करेंगे कि ही वॉज अपॉइंटेड फ्रॉम 1-1-2020, तो तुमको याद रखना पड़ेगा 20,000 से चालू किया था, तो 20,000 के बाद में 1-1-2021 को 21,000 हुआ रहेगा, 22 को 22,000 हुआ रहेगा, 23 को 23,000 हुआ रहेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अपने को बोलना पड़ेगा 23,000 फॉर 9 मंथ्स एंड 24,000 फॉर 3 मंथ्स, ऐसा खेलना पड़ेगा। तो लेट टू लुक एट द डेट्स। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? इसको बोलते हैं ईबी। ईबी मतलब क्या? इकोनॉमिक बार, मतलब 20,000, 1,000, 30,000, 30,000 को इकोनॉमिक बार आ गया। अब इसके आगे कितना इंक्रीमेंट होगा हम अभी से नहीं बता सकते हैं, वो तब देखेंगे क्या करने का क्या नहीं करने का, ऐसा बोला रहता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और ऐसा टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछने को इंस्टीट्यूट को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा लोग का डेट की तरफ ध्यान नहीं रहता है। उनको बहुत सारा बार ये पता ही नहीं चलता कि 1,000 रुपया क्या है उसका एनुअल इंक्रीमेंट है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लास में मैं 2 बार 3 बार बता के सिखा के रखता हूँ, फिर भी एग्जाम तक हम भूल जाते हैं कैसा होता है करके। सो बी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, ही इज पेड 10% DA एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। ओके, ही इज पेड 10% DA, तो जितना उसका DA है कितना रहेगा उसका, जितना बेसिक रहेगा उसका 10% रहेगा। तो 9 महीने के लिए DA 20,000 का 10% रहेगा, और 3 महीने के लिए DA 21,000 का 10% रहेगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर से उन्होंने एक छोटा पॉइंट डाल के रखा अपने को। नेक्स्ट पॉइंट, और बोला कि बोनस कितना मिलेगा उसको, इक्विवेलेंट टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर। तो उसका मार्च का सैलरी कितना रहेगा? 21,000 रहेगा, तो बोनस भी कितना रहेगा? 21,000 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 15% ऑफ हिज पे एंड DA टुवर्ड्स हिज RPF एंड द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अभी हमको अजम्पशन करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद ने बोल कर रखा है कि DA इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब वो काउंट करना ही पड़ेगा। वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 15%। उसका एम्प्लॉयर भी कितना कंट्रीब्यूट करता है? 15%। वो 15% किसका कैलकुलेट करता है? बेसिक प्लस DA का। उसका एम्प्लॉयर भी 15% किसका कैलकुलेट करता है? बेसिक प्लस DA का। उसने खुद ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो तो उसका सेविंग है। आई रिपीट, उसने खुद ने जो कंट्रीब्यूट किया उसका सेविंग है, वो इनकम नहीं है। लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, वो उसका क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? वो क्या बन जाएगा? उसका इनकम बन जाएगा, बट उसका इनकम में से कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि RPF है। RPF में हम लोग बोलते हैं कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो भी कुछ कंट्रीब्यूट होता है वो एक लिमिट के ऊपर रहेगा तो ही टैक्सेबल, वरना एग्जेम। तो बोलूंगा एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 15%, और एग्जाम कितना रहता है? 12%, तो 3% टैक्सेबल करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं सर, पिछले प्रॉब्लम आपने हमको सिखाया था कि वो एब्सोल्यूट अमाउंट कैलकुलेट करके करूँगा। बोलूँगा यस, वही अच्छा है। मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट किया अभी मन में, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका एम्प्लॉयर ने कैलकुलेट किया इज नॉट ओनली ऑन बेसिक सैलरी, इट इज कैलकुलेट ऑन बेसिक प्लस DA, एंड कमीशन तो उसको वैसे भी मिला ही नहीं है, मतलब वो कमीशन लिखूंगा तो भी वो 0 ही आने वाला है। तो एम्प्लॉयर भी जिसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है उसी के ऊपर 10-12 एग्जाम्पशन कैलकुलेट करता है, तो 2% का डिफरेंस डायरेक्टली कैलकुलेट करेगा तो भी चलेगा, ये मुझे पता है, इसके लिए मैंने किया हुआ है। और सेकंड पार्ट में एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, तो अगर मेरी गलती भी हो गई मैं बोलूँगा ठीक है कट करो, फिर से लिखो, चलेगा। तुम मत करो, मैं तो बोलूँगा पर RPF का प्रॉब्लम रहेगा तो हमेशा जितना भी कुछ रहेगा हमेशा एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करने का, और बाद में डिसाइड करने का कितना आता है कितना नहीं आता है, मतलब मिस्टेक नहीं होगा। जिंदगी में एक ही बार C एंटर देने का है और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। शॉर्टकट्स आर गुड ओनली व्हेन देयर इज नो प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? रियल लाइफ में आपको वर्किंग कर रहे हो अपने एम्प्लॉय के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए वारा करके, आपने वर्किंग किया, बॉस के पास लेके, बॉस को डायरेक्ट ऐसा कैलकुलेट किया, एक बार चेक करके दिखा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ मैकेनिज्म ऑफ समबडी इज चेकिंग योर वर्क ऑल्सो एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू चेक योर वर्क ट्वाइस। यहाँ पे अपने को क्या डायरेक्टली मार्क्स है, खत्म हो जाएगा सब चीज़ें। इसके लिए यहाँ पे सिस्टम रखो, नहीं मैं पहले कन्वर्ट करूँगा और कन्वर्ट करके एब्सोल्यूट अमाउंट को कंपेयर करके डिसाइड करूँगा एग्जाम कितना है करके। नेक्स्ट पार्ट, he is provided free housing facility which has been taken on rent by the company at rupees 10,000 per month. He is also provided with the following facilities. अपना हीरो किधर काम करता है? गुड़गांव में काम करता है। मिला कर आपको सबको, मतलब 40 लाख के ऊपर का घर है कि आपने को पता नहीं था, एक्चुअली स्पीकिंग घर जो दिया है वो 40 लाख का पॉपुलेशन के ऊपर का पॉपुलेशन है कि आपने को पता नहीं था, लेकिन एनीवे एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया, एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का रहता तो आपने को सोचना पड़ता, 40 लाख के ऊपर रहेगा तो 10%, 15 लाख के ऊपर रहेगा तो 7.5%, और पता बाद में क्या तुम्हारा और कितना है अदर्स रहेगा, तो ऐसा करके हमने कंसिडर किया। वहाँ पे
5%, बराबर ना, कि 7.5%? नहीं, एक बार देख लो, पहले 10, बाद में 7.5 और बाद में 5। देखो ना, मैं रुकता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है तुमको घर जाने के बाद, मुझे नहीं जाना इतना जल्दी घर, आराम से करेंगे हम लोग। लिखा रहेगा ना नोटबुक में। नाही सापडत आहे? श्रीकांता कमलाकांता असं कसं झालं? ₹40 लाख 10%, त्याच्याकडे 7.5%, त्याखाली 5%. पण एक केव्हा? जर का अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय दी एम्प्लॉयर. आपल्या हिरोने काय सांगितलं? अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय दी एम्प्लॉयर. मग काय करायचं? आयदर द रेंट पेड बाय दी एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सॅलरी विच एवर इज लेस, दॅट इज गोइंग टू बी कन्सिडर्ड. कळतं मी काय सांगितलं ते? चला 79 खेळायचं आहे मला आता. हाँ जी, बालाजी का प्रॉब्लम हो गया था, अब मैं इधर खेल रहा हूँ. तो उसके एम्प्लॉयर ने कितना पे किया है? 10,000 पर मंथ पे किया. अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसका 10% ऑफ सैलरी कितना होता है. और सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ परक्यूट वैल्यूएशन मतलब क्या? सारा का सारा कैश इमोलमेंट कंसिडर करने का रहता है. उसके अंदर बोनस आया तो भी चलता है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, तो ये वर्किंग करके देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके हिसाब से उसका टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगा. फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप 50,000 में बोलूंगा एग्जाम. अभी डिस्कस किया था, डेस्कटॉप लैपटॉप फैसिलिटी यूज करने को दिया रहेगा तो एग्जाम है. कंपनी रीइंबर्स मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ हिज ब्रदर ऑफ ₹25,000 हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम. मैं बोलूंगा मेडिकल ट्रीटमेंट बोल के रखा, उन्होंने बोला नहीं है कि किधर किया है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर के, हॉस्पिटल अप्रूव बाय द चीफ कमिश्नर फॉर द स्पेसिफाइड डिसीजेस, कुछ बोला हुआ नहीं है. तो मैं बोलूंगा जनरली इसको टैक्सेबल कर दो. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, डिपेंडेंट ब्रदर है. यस, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर, डिपेंडेंट पेरेंट चलता है, हमको पता है, लेकिन ट्रीटमेंट किधर क्या दिया नहीं, इसलिए हम लोग उसको टैक्सेबल कर रहे हैं. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, मंथली सैलरी ऑफ ₹1,000 ऑफ हाउसकीपर इज रीइंबर्स बाय द कंपनी. मैं बोलूंगा अच्छा, मतलब हाउसकीपर हमने खुद ने अपॉइंट किया है और बाद में एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है, तो खर्चा मेरा, लेकिन पे करेगा एम्प्लॉयर, तो इट इज टैक्सेबल परक्यूटेड इन दैट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. तो ऐड करना पड़ेगा 12,000. गिफ्ट वाउचर ऑफ 10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी. मैं बोलूंगा ठीक है, गिफ्ट वाउचर है, 5,000 के अंदर रहता तो हम एग्जाम करते थे. 10,000 हम लोग उसको टैक्सेबल करेंगे, नीचे नोट लिखेंगे अल्टरनेटिवली ओनली 5,000 कुड हैव बीन टैक्सेबल. नोट लिखना कंपलसरी है. समझा मैं क्या? सर मैं उल्टा लिखता हूँ ना, 5,000 को टैक्सेबल करता हूँ, नीचे लिखता हूँ अल्टरनेटिवली. ऐसा मत करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हमेशा क्या किया है, 10,000 को टैक्सेबल करके बाद में 5,000 को एग्जाम सब बोल के रखा हुआ है. क्लियर? नेक्स्ट, conveyance allowance of ₹1,000 per month which is given by the company towards actual reimbursement of conveyance spent on official duty. ऑफिस के काम के लिए किए हुए खर्चे का reimbursement कर रहे हैं वो लोग, तो exempt है. He is provided personal accident policy for which premium of ₹5,000 is paid by the company. Personal accident policy, perquisites not taxable at all, and perquisite taxable in the hands of all the employees. ये कार वाला, ये घर वाला, मेडिकल फैसिलिटीज, प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बाद में हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉई, ये यहाँ पे आ गया मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल स्टे अब्रॉड. ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम. इसके ऊपर नॉट टैक्सेबल एट ऑल. ट्रांसपोर्ट प्रिविलेज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एनुअल प्रीमियम बाय द एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी मिलते करे. सापडला काय? हाँ ठीक है. नेक्स्ट, इज गेटिंग अ टेलीफोन अलाउंस ऑफ ₹500 पर मंथ. मैं बोलूँगा टेलीफोन फैसिलिटी अगर घर पे दिया रहता था तो हम उसको एग्जाम करते थे. इसको अलाउंस मिल रहा है, मतलब पर मंथ ₹500. तो टेलीफोन करता है नहीं कर रहा, मुझे फर्क पड़ता है, ₹500 ले ले. बोलूँगा फिर टैक्सेबल हो जाएगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये अभी 10% लेने का है, फिर ये 10% कैलकुलेट किया, वो 29,430 आ गया. रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 1,20,000 आ गया मेरा, 10,000 × 12 करके. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसके हिसाब से मैंने कंसिडर किया कितना, 29,430. सर ये 2,43,000 क्या है? 2,43,000 उसका सैलरी रहेगा. 24,300 क्या रहेगा? उसका डीए रहेगा. 6,000 क्या है उसका? बोनस. ये बोनस इधर 6, ये 21,000 है, और 6,000 क्या रहेगा उसका उधर कुछ. तो ये टेलीफोन अलाउंस है ना, ₹500 पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो 6,000 हो जाएगा. वो क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट के लिए ऑल कैश इमोलमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल सैलरी. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो यहाँ पे देख लो फटाफट से. बेसिक सैलरी 20,000 × 9 प्लस 21,000 × 3 मतलब 2,43,000. डीए उसका 10% मतलब 24,300. बोनस सैलरी ऑफ मार्च मतलब 21,000. टेलीफोन अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल. अभी गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा बात किया था मैंने. 500 × 12 मतलब 6,000.
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मैंने क्या बोला आपको, हमेशा एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करो और बाद में कंपेयर करो, डायरेक्टली परसेंटेज में खेलो ही मत, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। सी एग्जामिनेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, वी आर हैविंग ओनली 3 hours, वी आर इक्वल टू सॉल्व 2 different पेपर्स, जीएसटी एंड इनकम टैक्स, और उसके अंदर भी उनके सबके एमसीक्यू के पेपर अलग रहेंगे और मेन आंसर अलग रहेंगे। तो ऐसा वो टेबल अपना गड़बड़ हो जाता है, और दोपहर का टाइम रहता है 2 to 5। समझ में क्या बोल रहा हूँ, आप जहाँ पे बैठोगे वहाँ पे पंखा चलता रहेगा पता नहीं है, तो जोर से चलता रहेगा उड़ता रहेगा पता नहीं, खिड़की रहेगा नहीं रहेगा, उधर से धूप आता रहेगा पता नहीं। सो एनीथिंग कैन हैपन। समझ में क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से इनकम टैक्स मतलब अपना वैसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, तो सिंपल रखो, वहाँ पे मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, हेलमेट डाल के ही खेलने का। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, ये अपना हेलमेट है, बाबा ने एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करूँगा और बाद में कैलकुलेट करूँगा। ओके, रिस्क एपेटाइट बढ़ाने का नहीं अपना। एग्जाम अंडर सेक्शन 10-12 2,43,000 + 24,300 इंटू 12%, तो बाकी का अमाउंट कितना गया 8019। आपका कोई होशियार बच्चा दोस्त रहेगा बोलेगा अरे क्या यार मालूम है ना 15 और 12 3 तक का तो ले लेंगे। मैं बोलूँगा हाँ पता है मुझे, लेकिन जिस तरह से स्कूटर चलाने के टाइम हेलमेट डाल के जाते हैं उस तरह से हम हेलमेट डाल के खेल रहे हैं। जिंदगी में एक ही बार एग्जाम देना है, फिर से नहीं देना है। ओवर कॉन्फिडेंस रखने का नहीं, मैं सब बराबर करता हूँ। येस यू आर द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली इफ यू आर गोइंग टू पास। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, और पास होने के लिए मुझे पता नहीं कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वर्किंग अभी मैंने ऊपर करके दिखाया था आपको कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है करके, उसमें बेसिक सैलरी ले ली, डीए ले लिया, बोनस ले लिया और टेलीफोन अलाउंस ले लिया, ये सब कैश इमोल्यूमेंट्स है, वो सब ऐड कर दिए। इंटू 10% ले लिया 29,430। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है 10,000 इंटू 12 मतलब 1,20,000, विच एवर इज लेस बोला था अपने टेबल में, तो इसके लिए 29,430 आ गया। दैट इज टेकन ईयर। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप फुली एग्जाम, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल डिपेंडेंट ऑन द ब्रदर इज टैक्स अज्यूमिंग दैट इट डिड नॉट इन्वॉल्व हॉस्पिटलाइजेशन। नहीं सर मैं उल्टा अज्यूम करता हूँ कि हॉस्पिटलाइजेशन था, मैं बोलूँगा फिर ठीक है फिर पकड़ लो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, बट हॉस्पिटल उन्होंने बोलना चाहिए ना फिर कि एम्प्लॉयर वाला है कि गवर्नमेंट वाला है कि क्या, कुछ बोला नहीं इसके लिए हमने टैक्सेबल कर दिया। फिर कोई बच्चा बोलता है सर फिर ये 25,000 को, ये जो 25,000 है ना इसको आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, 2,43,000 + 24,300 + 6,000 + 20,000 + 25,000 भी क्यों नहीं लिया। समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा 55। नोट लिख के दिया है ये मैंने आपको, हाँ जी यहाँ पे देखिए। सैलरी इंक्लूड्स व्हाट, पे अलाउंसेस बोनस और कमीशन पेबल मंथली और अदरवाइज ऑन एनी मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर्स as the case may be. However, it does not include DA which does not form part of salary, employer's contribution to provident fund account of the employee, allowances which are exempted from tax on payment of tax, value of perquisite specified under 17(2). क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(2). वो परक्विजिट में आता है ना, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इज द परक्विजिट अंडर 17(2), इसके लिए उसको छोड़ दिया है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। 80 इसके आगे जाना है। फिर बाद में कौन आ गया तुम्हारा मंथली सैलरी ऑफ हाउसकीपर, वो ऐड कर दो, ये भी परक्विजिट में, इसके लिए वो 12,000 को ऊपर ऐड नहीं किया हुआ है। रेंट फ्री अकोमोडेशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 25,000 और 12,000 को लेने का क्यों नहीं, क्योंकि ये परक्विजिट्स है, ये कैश इमोल्यूमेंट डायरेक्टली नहीं है। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके नेक्स्ट गिफ्ट वाउचर, इसको भी ऐड नहीं किया हमने ऊपर, ये तो कैश में है ही नहीं, तो गिफ्ट वाउचर दिया हुआ है और बोल कर रखा है कि हमने 10,000 टैक्सेबल कर दिया, बट अगर हो सके तो आप अलग से ले सकते हो। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम इज एग्जेम्प्ट, अभी डिस्कस किया था मैंने, आपको टेबल दिखाया था। कन्वेंस अलाउंस 1,000 इंटू 12, इनर कॉलम में ले लिया 12,000, बट इट इज फुल्ली एग्जाम बिकॉज इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फुल्ली यूज कर दिया तो 12,000 एग्जाम कर दिया। आउटर कॉलम में 0, ग्रॉस सैलरी ले लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया। सर ये ऑप्शनल स्कीम है, मतलब इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलना चाहिए और प्रोफेशनल टैक्स मिलना चाहिए। मैं बोलूँगा हाँ, बट एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और प्रोफेशनल टैक्स नहीं डिडक्ट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं उसने कितना प्रोफेशनल टैक्स पे किया है। अब मैं कैसे अज्यूम करूँ कि उतना पे किया रहेगा करके, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ द टैक्स इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द आरपीवाई। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ, नहीं पे किया रहेगा तो माइनस करने को नहीं मिलेगा। तो अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो हम भी साइलेंट हो जाएंगे। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके नेक्स्ट पार्ट, सो नेट सैलरी मिल जाएगी, वो तुम कैलकुलेट करने वाले हो अपने आप। ओके ये तो हो गया अपना 6th क्वेश्चन। अब जाना है मुझे, सॉरी 5th क्वेश्चन, अब जाना है मुझे 6th क्वेश्चन के पास। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। ओके क्लियरली बोल कर रखा है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब अभी ऑप्शनल का झंझट है ही नहीं। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ। He retired on 31st December 23 at the age of 60 after putting in 25 years and 9 months of service from a private company at Delhi. Okay, दिल्ली रे बाबा लोग, और 31 दिसंबर को रिटायर हो गया, मतलब 9 महीने का सैलरी लेगा और उसके बाद में लमसम अमाउंट ले लेगा। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, ही वॉज पेड अ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, इसको 9 महीने से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि रिटायर्ड ऑन 31st December, एंड हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 पर मंथ, इसको भी 9 महीने से मल्टीप्लाई करूंगा,
एंड ही पेड आउट रेंट ऑफ रुपीज 6,500 पर मंथ, ठीक है देखूंगा, ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ सर्विस। ऑन रिटायरमेंट ही वाज पेड अ ग्रेचुइटी ऑफ रुपीज 3,50,000। ग्रेचुइटी का सेक्शन किसी को याद है क्या? गलती हुआ तो भी चलेगा, जस्ट ट्राई तो करो। सॉरी 10 तो बेसिक है, सेक्शन 1010 दैट इज ग्रेचुइटी। 1010A किसका है? पेंशन। 1010AA किसका है? लीव सैलरी। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके तो 1010 का अपने को डिडक्शन क्लेम करना क्या किसी को याद है क्या? कितना सिचुएशन उसके अंदर, अगर रिटायर सॉरी इफ इट इज एट द टाइम ऑफ डेथ तो यहाँ पे तो नहीं, वो रिटायर हो गया तो छोड़ दो उसको। डेथ के अंदर तो क्या बोलते थे हम लोग? नॉट एन इनकम ओनली, छोड़ ही दो, कैपिटल रिसीट है वो। बट बाद में ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो फुल्ली टैक्सेबल। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल गया है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रहेगा तो पूछेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो फुल्ली एग्जाम, बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, मतलब टैक्सेबल हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। कवर्ड रहेगा तो रुपीज 20 लाख और सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू completed years of service or any partner of in excess of 6 months into 15/26 एंड तीसरा रुपीज एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव। और अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं किया रहेगा तो 20 लाख सेम, नीचे का एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव सेम, बीच में क्या है? एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्टनर ऑफ बोलने का नहीं, इनटू 15/30। अगर याद नहीं आया रहेगा तो टेंशन मत लो, होता है, फट से याद नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब अपनी कैपेसिटी क्या अपने को नजर आती है। तो डोंट कंसिडर दैट योर ब्रेन इज गोइंग टू हेल्प यू क्विकली। इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर हाथ से लिखना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला है? चार्ट का टेबल बनाओ, अच्छा सॉरी चार्ट का नोटबुक बनाओ। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हफ्ते में जब तक अभी सैलरी चालू है या फिर हाउस प्रॉपर्टी चालू है तब तक हफ्ते में एक बार लिखोगे तो भी चलेगा। सर कब कब क्या क्या लिखूँ? नीरज सर होमवर्क देते हैं, वैभव सर होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क देते हो, मैडम होमवर्क देती है और ऊपर से संडे को टेस्ट रहता है। यस, थोड़ा ज़िंदगी अभी एक 3-4 महीने के लिए ज़रा प्रेशर वाला है। अगस्त के बाद में फिर टेस्ट का प्रेशर रहेगा और एक बार नवंबर खत्म हो गया तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, फिर आर्टिकलशिप का प्रेशर आएगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अभी आप क्योंकि नए सिस्टम में जा रहे हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आपके ही उम्र के कोई बच्चे रहेंगे, शायद वो साइंस में रहेंगे तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते रहेंगे, नीट वीट का पढ़ाई करते रहेंगे, मुझे पता नहीं कैसा रहता है उनका करके कब करते रहेंगे। कोई MBBS को अगर उनको एडमिशन मिल गया रहेगा तो किस तरह पढ़ाई करते रहेंगे। सोच के देखो, यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल। सो प्रोफेशनल बनना है मतलब ज़रा स्ट्रेस को हैंडल करने को आना चाहिए। सर मैं कम काम करके प्रोफेशनल बनूंगा तो शायद बन भी जाओगे लेकिन पैसा भी कम मिलेगा। ज़्यादा पैसा कमाने का है, अगर सोशल स्टेटस कमाने का है तो इन दैट केस यू नीड टू प्रूव योर मेटल। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? चांदी भी रहती है, सोना भी रहता है और लोखंड भी रहता है। अपने को समझने का कि भैया भाव किसको ज़्यादा मिलता है, तो थोड़ा ज़्यादा तपेगा, ज़्यादा गलेगा तो इन दैट केस तो प्योर हो जाएगा। तो आपको खुद को प्रेशर अपने हिसाब से मैनेज करने का है। प्रेशर कुकर में राइस पकता है, ढक्कन लगाएगा, गैस जलाएगा और सीटी लगाएगा तो गैस कुकर पकने वाला है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो प्रेशर आएगा क्या आएगा, लेकिन बाद में अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पकेगा बराबर से। तो थोड़ा टेंशन आएगा तो भी डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कभी फिर भी लगा सर नहीं मुझे बहुत कंटाला आया तो एक दिन के लिए रुको, लेकिन बाद में फिर से एनर्जी सेव करके चालू करो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना फेवरेट म्यूजिक लगाने का और पढ़ाई करने का। बट मैं कान में लगाने को जनरली रिकमेंड नहीं करता, मैं बोलता हूँ साइड में लगा के रखो। कान में लगाया तो क्या देर इज अ चांस है तुम्हारा दिमाग उसके अंदर ही चला जाएगा पूरा पूरा। साइड में लगाया मतलब यू कैन फोकस ऑन टू योर स्टडीज प्रॉपर्ली। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कान में नहीं सर, मैं कान के ऊपर से लगाता हूँ। अभी ये सब टेक्निकल चीज़ें नहीं खेलने का, मैंने बोला इतना याद रखने का, साइड में रखने का है वो। ओके चलिए जी, अब मैं कहाँ पे खेल रहा था? ऑन रिटायरमेंट ही वाज पेड ग्रेचुइटी 3,50,000 है, ही वाज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। इसका मतलब वो 25 ईयर्स एंड 9 मंथ्स को मुझे 26 काउंट करना पड़ेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, ही हैड नॉट रिसीव्ड एनी अदर ग्रेचुइटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अर्लियर अदर देन दिस ग्रेचुइटी। वेरी गुड, मतलब वो 20 लाख को कम करने का नहीं है क्योंकि वो 20 लाख इज पर एम्प्लॉई नॉर पर एम्प्लॉयर, ऐसा करके हमने बोल के रखा था अगर याद रहेगा तो। नेक्स्ट, he had accumulated leave of 15 days per annum during the period of his service. This was encashed by him at the time of his retirement. A sum of rupees 3,15,000 was received by him in this regard. The employer allowed 30 days leave per annum. Employer भी कितना अलाउ कर रहा है? एक साल के लिए 30 days। और इनकम टैक्स भी क्या बोलता है? अर्न लीव एंटाइटलमेंट शुड नॉट एक्सीड 30 days। मतलब तो ठीक है, मतलब हम लोग उसके 15 दिन को भी पकड़ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम बोल सकेंगे ठीक है भैया, उसको जो पैसा मिला है वो बाद में एवरेज सैलरी इंटू अर्न लीव और बाद में एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ्स और बाद में अल्टीमेटली क्या तुम्हारा लीव सैलरी रिसीव जो रहेगा वो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड ऊपर का सबसे पहला कौन है? 25 लाख। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लिमिट्स है उसके, 4 लिमिट्स है लीव सैलरी के। नेक्स्ट, ही इज रिसीविंग 5,000 एज पेंशन। ओके, ऑन 1/2/24 ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव्ड रुपीज 3 लाख इज कम्यूटेड पेंशन। मतलब 9 महीने के लिए अपने राजा को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। और 3 महीने के लिए उसको क्या मिल सकता था? पेंशन। कितना पेंशन मिल सकता था? 5,000 इंटू कितना महीना? 3 महीना, मतलब कितना हो जाएगा? 15,000। हम ऐसा ऐड करने वाले थे लेकिन उन्होंने बोला नहीं 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 ऐसा मत करो भाई,
उसने 1 to 2024 को ही उसमें से 60% कम्यूट कर दिया, मतलब 5,000 के मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। एक 5,000 उसने 1 महीने के लिए ले लिया है क्योंकि 31 दिसंबर को रिटायर हो गया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और 1-2 मतलब 1 फरवरी को कम्यूटेशन चालू करता है, मतलब सिर्फ जनवरी महीने में पूरा 5,000 लेता है। फिर बाद में जो 2 मंथ्स बाकी है ना, वो 2 मंथ्स में क्या कंसिडर करता है, वो 2 मंथ्स में बोलता है कि 60% को कमिट करो, मतलब 60% का 40% बचे, सॉरी पेंशन का 40% बचेगा, 60% कमिट हो गया, 40% अनकमिटेड रहेगा, तो 40% मतलब कितना आएगा 2,000 इज फॉर 2 मंथ्स एंड 5,000 इज फॉर 1 मंथ। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसका सैलरी कितना पकड़ना पड़ेगा अपने को, 12 महीने का वर्किंग कैसे होगा, बेसिक सैलरी कितना रहे, ऊपर बोला है उतना 25,000 इंटू 9, डीए कितना 6,000 इंटू 9, नहीं 6,000 नहीं, कितना डीए, कुछ बोला कि नहीं बोला, नहीं डीए बोला ही नहीं है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस है वो बाद में देखेंगे, उसका वर्किंग अलग से करना पड़ेगा 1030 के हिसाब से। और वो किधर रहता है, दिल्ली में रहता है, याद रखो, मतलब केडीएमसी के अंदर रहता है वो, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, 50% सैलरी वगैरह के हिसाब से खेलना पड़ेगा। तो ठीक है, बेसिक सैलरी में क्या ले लिया, 25,000 इंटू 9 ले लिया, और जब मैं ये लिखूंगा कौन पेंशन, तो क्या लिखूंगा 5,000 इंटू 1, बेनिफिट से 2,000 इंटू 2, सो 9 + 1 + 2 मतलब बराबर से 12 का हिसाब लग गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, एंड 3 लाख रुपीज का कम्यूटेड पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, एंड ऑल्सो रिसीविंग ग्रेजुटी, मतलब अमाउंट कम्यूटेड 3 लाख अपन परसेंटेज कम्यूटेशन 60% इंटू 1/3 इज एग्जाम, ग्रेजुटी नहीं मिलता तो हाफ इज एग्जाम। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 2,50,000 एग्जाम हो जाएगा, बाकी का 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, द कंपनी प्रेजेंटेड विद अ गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹5,000 ऑन हिज रिटायरमेंट, हिज कलीग्स आल्सो गिफ्टेड हिम अ मोबाइल फोन वर्थ ₹50,000 फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन। मैं बोलूंगा एम्प्लॉयर जो दे रहा है 5,000 रुपए का वाउचर, वो 5,000 के अंदर है, मतलब छोड़ देना पड़ेगा, एग्जाम करना पड़ेगा, और दोस्त जो दे रहे हैं वो एम्प्लॉयर नहीं है, और उन्होंने जो दिया वो मोबाइल फोन है, मतलब वो गिफ्ट आइटम में आता नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, और अगर वो पकड़ भी जाए तो भी सपोज वो सोने का फोन है, मतलब ऐसा, तो इन दैट के शायद पकड़ लेंगे उसको, सोने का मतलब गोल्ड का, सोने का नहीं, ओके। तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि ठीक है फिर 50,000, लेकिन फिर भी वो लिमिट के अंदर है 50,000, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। सो ये गिफ्ट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये देखो भाई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रेजुटी का वर्किंग करके दिखा, स्पेसिफाइड अमाउंट कितना 20 लाख, सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्टनर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, मतलब 26 महीना ले लिया इधर, एंड 15/26 ले लिया, एंड 25,000 ले लिया। मिला क्या आपको? यहाँ पे गेस्टेड डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी देखने का नहीं है, सैलरी लास्ट ड्रॉन देखने का है, उसमें सिर्फ बेसिक एंड डीए आता है, डीए दिया नहीं है तो छोड़ दिया है, इसलिए 25,000 कंसिडर कर ले, तो 3,75,000 हो गया। तीसरा कौन सा, एक्चुअल ग्रेजुएट रिसीव 3.5 लाख, तो विच एवर इज लेस मतलब कितना हो गया 3.5 लाख। मिला आपको सबको? बाद में कौन है, लीव सैलरी एग्जाम्पशन अंडर 10(10)AA, सिंस इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन शैल बी टू द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, स्पेसिफाइड अमाउंट कितना 25 लाख, एवरेज सैलरी इंटू अर्न लीव, तो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, बेसिक प्लस डीए ऑफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इश्यूड बाय द एम्प्लॉय। 25,000 इंटू 10 ही लेना पड़ेगा क्योंकि डीए दिया नहीं है और कमीशन भी दिया नहीं है। मिला कि आपको, इसलिए दोनों को एनए बोल दिया, तो 25,000 इंटू 10 प्लस एनए मतलब मुझे क्या मिल गया, 10 महीने का सैलरी मिल गया, 10 महीने के सैलरी को मुझे एवरेज में कन्वर्ट करने का है, सो डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो एवरेज सैलरी मिल गया, मतलब फिर से 25,000 ही मिल गया। क्या समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? 25,000 इंटू 10/10 मतलब 25,000 ही रहेगा ना, अगर अलग आ गया तो कैलकुलेटर फेंक दो। इंटू अर्न लीव कितना उन्होंने बोल के रखा है, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 25 ईयर्स इंटू 30 डेज एम्प्लॉयर ने बोल के रखा है। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? एम्प्लॉयर ने क्या बोल के रखा है, 25 ईयर्स इंटू 30 डेज, लीव ऑलरेडी अवेल्ड इज ऑलरेडी गिवन बाय द प्रॉब्लम, उन्होंने बोल के रखा है। ही हैज अक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 15 डेज, मतलब उसने बाकी का सारा ले लिया है। मिला कर आपको सबको 375 चला गया। बैलेंस लीव अर्न बाय मिस्टर राजा कितना है तुम्हारा 375, तो एवरेज सैलरी इंटू अर्न लीव इज इक्वल टू 25,000 इंटू 375/30, मतलब कितना आ जाएगा 3,12,500। मिला क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो। और इनकम टैक्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट दोनों सेम है क्योंकि 30 डेज है ना, इसके लिए अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे फिर से एक बार। नेक्स्ट पार्ट, फिर एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ्स मतलब 2,50,000 एंड एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड कितना 3,15,000, जो सबसे छोटा रहेगा वो मतलब 2,50,000 एग्जाम। समझे क्या? अब उसका वर्किंग देखो, बेसिक 25,000 इंटू 9, HRA 6,000 इंटू 9, HRA मतलब क्या, हाउस रेंट अलाउंस, वो डायरेक्टली आउटर कॉल में ले लिया। क्यों सर, वर्किंग करना चाहिए ना, KDMC फिर 50% वगैरह करके, लेकिन उसने क्या बोला है, ही इज वर्किंग अंडर विच रेजिम, डिफॉल्ट रेजिम में 1030 का डिडक्शन सर एग्जाम्पशन मिलता नहीं है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके लिए डायरेक्टली आउटर कॉल में ले लिया मैंने। मिला क्या आपको सबको 54,000। नेक्स्ट, बाद में ग्रेजुटी का भी वर्किंग करके दिखाया था, उसके हिसाब से एग्जाम सारा का सारा हो गया। लीव सैलरी का भी वर्किंग करके दिखाया था, 65,000 टैक्सेबल हो गया। अनकम्यूटेड पेंशन 5,000 1 महीने के लिए और 2,000 2 महीने के लिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके। नेक्स्ट पार्ट,
फिर कम्यूटेड पेंशन वो 3 लाख मिल गया है, लेस एग्जाम अंडर 10 नहीं, कितना 3 लाख अपॉन 60% इंटू 1/3, तूने 2,50,000 बोला था मेरे ख्याल से तभी ना, क्योंकि तूने क्या किया रहेगा, तूने हाफ लिया रहेगा शायद, बराबर ना। तो 166 667 आ रहा है, बाकी का 133 333 पूरा पूरा टैक्सेबल। अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा, गिफ्ट वाउचर 5,000 रुपया फुली एग्जाम, डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट, मोबाइल फोन गिफ्ट इज नॉट सैलरी सिंस इट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड नॉट एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिंस इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बनने के लिए क्या सीखना पड़ता है वो अपने को अदर सोर्सेज में जाके सिखाऊंगा, किसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। गोल्ड दिया रहेगा, ज्वेलरी दिया रहेगा, समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ, या फिर पेंटिंग्स दिया रहेगा, आर्ट इफेक्ट्स, स्कल्पचर वगैरह दिया रहेगा, समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो उसको हम लोग गिफ्ट कंसिडर करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आगे आएगा सब, वो डिटेल्स में सब डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट, ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी, बाद में डिडक्शन एक ही मिलेगा अभी, क्योंकि वो डिफॉल्ट रेजिम है। डिफॉल्ट रेजिम में एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में सोचने का भी नहीं, प्रोफेशनल टैक्स के बारे में सोचने का भी नहीं। क्लियर? सो हियर यू कंप्लीट द 6th क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आकांक्षा मैडम, आपका प्रॉब्लम आ गया। आकांक्षा आई कि नहीं आई है? नहीं आई है आकांक्षा। ऐसी कैसी लड़की रही, इनकम टैक्स को दांडी मारती है। मिस आकांक्षा, अ सैलरीड एम्प्लॉय furnishes the following details for the financial year of 23-24. बेसिक सैलरी 6,20,000 ले लो टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस 4,20,000 ले लो टैक्सेबल, कमीशन 75,000 ले लो टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस 9,000 टैक्सेबल, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर पूरा पूरा टैक्सेबल, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ दिस 50% इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। मैं बोलूंगा पहले 2,000 ऐड करना और बाद में 4,000 माइनस करना। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले 2,000 ऐड करना और बाद में क्या तुम्हारा 4,000 माइनस करना। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये एग्जाम्प्ट रहता है। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस वो सब छोड़ने का रहता है, एग्जाम्प्ट रहता है, फुली टैक्सेबल, सॉरी फुली एग्जाम्प्ट है वो। नेक्स्ट, गिफ्ट वाउचर गिवन बाय द एम्प्लॉयर ऑन हिज बर्थडे, ऑन हर बर्थडे 10,000। मैं बोलूँगा 10,000 में से सारा का सारा 10,000 टैक्सेबल करेंगे, नीचे नोट लिखेंगे कि 5,000 एग्जाम कर सकते थे वगैरह वगैरह। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ आकांक्षा पेड बाय द एम्प्लॉयर 26,000। में बोलूँगा सारा का सारा टैक्सेबल परक्विजिट है, फुली टैक्सेबल परक्विजिट, वो पहले इसमें आता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट, एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, और बाद में एनी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू ऑन द एश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज लाइफ, ऐसा करके वर्डिंग है वहाँ पे। परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज उसमें आता है, तो पकड़ ले लो उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप भूल जाओ, ये एग्जाम परक्विजिट रहता है। चिल्ड्रन ऑफ द एसएससी आर ऑल्सो यूजिंग लैपटॉप एट होम, अच्छा है, खेलो गेम खेलो, हमको क्या फर्क पड़ता है। एम्प्लॉयर कंपनी ओन्स अ मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार which was provided to the SSE both official and personal use, driver was provided, engine cubic capacity more than 1.6, मतलब 2,400 plus 900 मतलब 3,600 के साथ खेलना पड़ेगा, समझे क्या। all expenses are met by the employer, very good। annual credit card fees paid by the employer, credit card is not exclusively used for official purpose, details of usage are not available। मैं बोलूँगा लेकिन फिर भी annual credit card membership fees is to be added as perquisite। You are required to compute the income chargeable under that salaries for assessment of 24-25, she pays the tax under default tax regime। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, बेसिक ले लिया, डीए लिया, कमीशन लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लिया, मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्समेंट ले लिया, प्रोफेशनल टैक्स 2,000 ही ऐड किया मैंने, बाद में 4,000 माइनस करने वाला हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जाम्प्ट है। गिफ्ट वाउचर वो 5,000 के ऊपर इसके लिए टैक्सेबल कर दिया। एलआईसी प्रीमियम फुली टैक्सेबल है, बात किया था। लैपटॉप प्रोवाइडेड, डेस्कटॉप प्रोवाइडेड हमेशा एग्जाम्प्ट रहता है, यूज़ के लिए दिया रहेगा तो। और कार तो 2,400 प्लस 900 इंटू 12 करना पड़ेगा। एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस ऐड कर दो, ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। नहीं सर 2,000 को ऐड करना था, 4,000 को माइनस करना था, यस जरूर से करते थे ऐसा सब चीज़ें अगर हम ऑप्शनल रेजिम में खेलते थे तो, क्योंकि अपना हीरो डिफॉल्ट रेजिम में खेलेगा तो 2,000 को ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, टैक्सेबल परक्विजिट है। लेकिन 4,000 को माइनस करने से अपने को बचना पड़ेगा। कभी कभी प्रॉब्लम बोलेगा, दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाओ। फिर क्या करना पड़ेगा, एक में 2,000 ऐड होगा और 4,000 माइनस होगा, दूसरे में सिर्फ 2,000 ऐड होगा, 4,000 माइनस नहीं होगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, कर सकेंगे। लेट मी गो बैक टू द, सो हियर यू कंप्लीट द लास्ट क्वेश्चन। बीच में 2 क्वेश्चन ने पेंडिंग रखे हुए हैं, कर दूं क्या? 728 हो गया है, कर दूं? श्योर? तो मतलब क्या कल हम हाउस प्रॉपर्टी से खेलना चालू कर सकते हैं ना? अच्छा है, डरो मत, सिंपल है। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्सवाई लिमिटेड, मतलब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, on a basic salary of 10,000 per month, okay, basic salary of 10,000 per month, he is also entitled to a dearness allowance at the rate of 100% of basic salary, जितना बेसिक है उतना डीए है उसका, 50% of which is included in salary as per the terms of employment, मतलब इनकम टैक्स के लिए पूरा डीए पकड़ने का, लेकिन एग्जामिशन चेक करने के टाइम 50% डीए पकड़ने का। द कंपनी गिव्स हिम अ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹6,000 per month which is increased to ₹7,000 per month, अरे बाप रे,
मतलब उसका हाउस रेंट अलाउंस बीच में चेंज हो गया है, तो जब आइदर द प्लेस ऑफ रेसिडेंस और द अमाउंट ऑफ रेंट और द अमाउंट ऑफ सैलरी और द अमाउंट ऑफ HRA, इसमें से कोई भी एक चीज साल में एक बार भी चेंज हो तो देन कैलकुलेशन शुड नॉट बी ऑन एनुअल बेसिस बट इट शुड बी ऑन मंथली बेसिस। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? द कंपनी गिव्स हिम हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹6,000 per month which was increased to ₹7,000 per month with effect from 1/1/2024। अच्छा 1/1 बोला है बाबा लोग, डेट याद रखना, 1/1/24 तक अलग चीज चलेगी। मतलब शायद ऐसा लग रहा है कि साल कैसे रहेगा, 9 months एंड 3 months ऐसा डिवाइड होगा, ऐसा लग तो रहा है। ये 3 months में क्या स्पेशलिटी है, 7,000 का HRA है। एक मिनट, हाँ इधर करता हूं, नाइन मंथ्स एंड 3 months। इसके अंदर क्या है, HRA कितना है 6,000 और इधर HRA कितना है 7,000। बाद में he also got an increment of 1,000 per month in his basic salary with effect from 1/2/24। अरे बाप रे, मतलब उसका सैलरी बाद में चेंज हो गया। वो कब चेंज हो गया, 1/2 से चेंज हो गया। मतलब हमको लग रहा था कि ये 3 महीने आराम से चलेंगे, वो 3 महीने के अंदर 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, 1 month एंड 2 months। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी नॉर्मल नॉर्मल और यहाँ पे नॉर्मल प्लस 1,000। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सैलरी चेंज होगी, मतलब वो 50% 40% कैलकुलेट करने का ना, वो चेंज हो जाता है ना, इसके लिए चेंज हो गया। तो अभी साल के 2 टुकड़े नहीं होंगे, 9 महीना और 3 महीना, बल्कि साल के अब तक तो 3 टुकड़े होने चालू हो गए, 9 महीना 1 महीना 2 महीना। क्या समझ सकते मैं क्या बोला? मतलब 9 महीने का HRA एग्जेम्पशन अलग आ सकता है, 1 महीने का अलग आ सकता है, 2 महीने का अलग आ सकता है। क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सुकेश जी, हाँ जी आगे देखिए। फिर बोलते हैं रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24 इज अंडर अप्रैल टू मे नील। अरे बाप रे, मतलब पहला पीरियड जो 9 महीने का था ना, उसके अंदर अभी चेंज हो गया। पहले कितना, हाँ तो नहीं, मैं वरती 2 months म्हटलं नहीं, क्या करतो? सो मैं हर महीने में 1,000 से बढ़ाऊंगा ना, वो नहीं समझा? मैंने थोड़ी ऐसा बोला कि 6,000 उसका 9 महीने का HRA है, ये भी तो पर मंथ ही है ना, ये भी तो पर मंथ ही था ना, तो ये भी पर मंथ ही है मेरे बच्चे। नाही, इन्क्रिमेंट दरम्यान नसते बाळा, या दिवशी इन्क्रिमेंट दिले त्यापुढे ती पुढची इन्क्रिमेंट पण तसंच राहणार ना। हर महीने में इन्क्रीमेंट मिलता रहेगा तो मैं क्लास छोड़ देता हूँ, वो जाके वहाँ पे जाके काम करता हूँ, बोलता हूँ मिस्टर मोहित को चुप चुप बैठ, मैं तेरा जगह ले लेगा करके। हर महीने में कोई इंक्रीमेंट नहीं देता है। द इंक्रीमेंट इज गिवन इन दिस डे एंड दैट इज इंक्रीमेंट इज एवरी मंथ यू आर गोइंग टू गिव यू 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा ओवर दिस वन, नॉट ऑन द प्रीवियस वन। हर महीने के प्रीवियस मंथ के हिसाब से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं होगा, समझे क्या? नेक्स्ट, तो अभी इसमें ना 9 का 2 टुकड़ा हो गया, एक कौन, अप्रैल और मई, तभी नील है, तो रेंट 0 इधर, 2 months एंड 7 months हो गया यहाँ पे। इसका स्पेशलिटी क्या है, रेंट इज 0। इसका स्पेशलिटी क्या है, रेंट इज जून टू अक्टूबर। हम कहाँ पे जा रहे थे, नवंबर, हम तो दिसंबर तक जाने वाले थे ना, ठीक है। तो जून टू अक्टूबर में कितना है, 6,000 पर मंथ फॉर अकोमोडेशन एट गाजियाबाद। अरे बाप रे, अभी गाजियाबाद में रहेगा अपना राजा, मतलब ये 7 महीना है ना, उसमें भी मुझे 2 टुकड़ा करना पड़ेगा। जून टू अक्टूबर ना, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 months। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 months हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 months हो जाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या है, रेंट कितना है, गाजियाबाद का रेंट है एंड 6,000 है, और बाद में नवंबर टू मार्च 8,000 पर मंथ अकोमोडेशन एट दिल्ली। अरे बाप रे, मतलब अभी यहाँ पे रेंट भी है, दिल्ली भी है, और वो 8,000 का रेंट पे करते हैं। नेक्स्ट, compute his gross salary for FY 24-25 assuming he exercises the option of shifting out of default tax regime under section 115 BSE में बोलूँगा क्यों ऐसा करता है, रह जाना डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, तो मतलब हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा बोल देंगे कि वो 1039 का एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल इफ यू आर स्टेइंग इन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। बट मोहित अपनी सुनता नहीं है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा अभी ये साल जो है उसमें कितने पार्ट रहेंगे, 2 months प्लस 5 months प्लस 2 months प्लस 1 month प्लस 2 months, इतने टुकड़े हो गए ये साल के। पहले 2 months का स्पेशलिटी क्या, इसमें HRA फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पहले 2 months में उसने रेंट 0 पे किया है। कह रहे समझ सकते मैं कैसे, रेंट पे नहीं करोगे तो तुमको HRA मिलने का चांस ही नहीं था, फिर भी तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको दे रहा है, तो तू वो पैसे को क्या करेगा, जिंदगी में रंग भरने के लिए यूज करेगा, तो सारा का सारा टैक्सेबल।
बाद में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तुमको याद रखना पड़ेगा 40% ऑफ सैलरी के हिसाब से खेलना पड़ेगा, क्योंकि गाजियाबाद में रहता है। बाद में मिलेगा लेकिन 50% के हिसाब से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो दिल्ली में चला गया रहने को। यहाँ पे भी 50% के हिसाब से खेलना पड़ेगा, बट तुम्हारा इधर का रेंट जो है वो अलग है, और बाद में दिल्ली का रेंट फिर से बढ़ गया है। इधर कितना था, 8,000 था ना, यहाँ पे भी 8,000 रहेगा, और बाद में फिर से वो बढ़ के 1,000 मतलब 9,000 हो जाएगा बाद में। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। तो अपने कॉलम कितने रहेंगे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम। 5 अलग अलग कॉलम बनेंगे, वो 5 अलग अलग कॉलम में अलग अलग एग्जाम्पशंस रहेंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग करके देखा, अप्रैल और मई रेंट वाज नील विद ओल्ड HRA, जून टू अक्टूबर स्टेज इन गाजियाबाद विद ओल्ड HRA, नवंबर टू दिसंबर स्टेज इन दिल्ली विद ओल्ड HRA, जनवरी स्टेज इन दिल्ली बट इंक्रीमेंट इज इन HRA, 1,000 रुपये बढ़ गया वो, एंड फरवरी एंड मार्च स्टेज इन दिल्ली विद न्यू HRA एंड इंक्रीमेंट इन सैलरी। मिला क्या आपको सबको? तो ऐसा अलग अलग चीज़ें बढ़ते जा रहे हैं। बोलूँगा फिर अभी वर्किंग कैसे होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है बेसिक, 10,000 इंटू 10 मंथ्स प्लस 11,000 इंटू 2 मंथ्स, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट कब होगा सैलरी का, ही गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ इन बेसिक सैलरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 to 24, मतलब फरवरी और मार्च 2 महीने का इंक्रीमेंट है उसके राजा का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 11,000 इंटू 2 महीना और 10,000 इंटू 10 महीना। DA कितना है बेसिक का 100%, तो जितना बेसिक रहेगा उसका 100% ले लिया, मतलब 1,22,000 सारा का सारा उठा के ले लिया। HRA का अमाउंट कितना मिल गया, 6,000 इंटू 9 मंथ्स प्लस 7,000 इंटू 3 मंथ्स, क्योंकि HRA कब चेंज होता है उसका, इधर ही चेंज होता है, 6,000 की जगह पे 7,000 हो जाता है। मिला क्या आपको? 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, क्लियर ना? तो HRA मिल गया। लेस एग्जाम्पशन मुझे कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने वर्क नोट बना के रखा है। तो बचेगा वो कौन, टैक्सेबल HRA, और टैक्सेबल HRA आउटर कॉलम में आएगा, ऊपर का सब अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगा क्रॉस सैलरी। मिला क्या आपको सबको? अब मुझे वर्किंग करना है, कौन सा एग्जाम्पशन कितना रहेगा, मैंने बोला उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 अलग अलग कॉलम आ गए। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला कॉलम का नाम क्या है, अप्रैल टू मई, दूसरे का नाम क्या है, जून टू अक्टूबर, तीसरे का नाम क्या है, नवंबर टू दिसंबर, चौथे का नाम क्या है, अकेला जनवरी, और पांचवे का नाम क्या है, फरवरी एंड मार्च। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके अंदर क्या आएगा फिर, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है तुम्हारा, इधर वो पेरेंट के साथ रहता है, मतलब इसका वर्किंग अलग तरीके से होगा। इनफैक्ट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर HRA एग्जाम्पशन। सेकंड गाजियाबाद, बाद में दिल्ली, बाद में दिल्ली, बाद में दिल्ली। गाजियाबाद मतलब 40% के हिसाब से खेलूंगा, दिल्ली 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 मतलब 50% के हिसाब से खेलूंगा। पीरियड ऑफ स्टे कितना, इधर 2 मंथ्स 5 मंथ्स 2 मंथ्स 1 मंथ एंड 2 मंथ्स, जो मैंने बोला था उसके हिसाब से वर्किंग किया, इधर किया था ना वर्किंग हमने। एक ये कितना है तुम्हारा, 2 मंथ्स 5 मंथ्स 2 मंथ्स 1 मंथ एंड 2 मंथ्स। मिला क्या, जो सर्कल किया था उसके हिसाब से। फिर स्पेसिफाइड अमाउंट कितना है, यहाँ पे नील, क्यों रे, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ रहता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी, यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पे कितना होगा फिर, सैलरी कितना उसका, जून टू अक्टूबर में सैलरी 10,000 है, उसका इंक्रीमेंट कब आया रे, इंक्रीमेंट इज फ्रॉम 1,000 इज फ्रॉम 1st of February है। मिला क्या? तो तब तक उसका सैलरी 10,000 के हिसाब से खेलना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 10,000 प्लस 50%, क्योंकि वो DA के लिए अपने को 50% कंसिडर करना है। DA इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, बट ओनली 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इसलिए 10,000 का 50% ले लिया। लेकिन सर 10,000 पर मंथ है, मैं बोलूँगा हाँ सच्ची बात है, बाद में इसको याद रखूंगा कि ये पर मंथ था करके। सो 10,000 इज बेसिक सैलरी एंड प्लस उसका 50% इज दैट DA विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 15,000। और लिमिट कितना है तुम्हारा फिर, 15,000 का 40%, क्योंकि गाजियाबाद में खेलता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सेकंड केस में क्या बोलना पड़ेगा, 50% ऑफ सैलरी, लेकिन सैलरी कब चेंज हुई है, फरवरी में चेंज हुई है, इसलिए अभी भी 10,000 के साथ खेलूंगा, 10,000 और उसके साथ 50% DA। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हो गया कितना फिर से बार 15,000, बट लिमिट कितना हो गया, 15,000 का 40% नहीं, 15,000 का 50%। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जनवरी में फिर से बार दिल्ली में खेल रहा है, तो सर 50% ऑफ सैलरी, हाँ ये अभी भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो 10,000 वैसे ही रहेगा, और उसमें 50% DA ऐड किया तो 15,000, और लिमिट कितना है फिर तुम्हारा 15,000 का 50%, मतलब 7,500। सो ये और ये लिमिट दोनों सेम है। तो सर काय को 2 अलग अलग कॉलम बनाए, कंबाइन कर देते थे। यस, मुझे तो एक्चुअली कंबाइन करने में अच्छा लगता था, लेकिन बीच में कुछ और चीज़ चेंज हो गई है। दिसंबर के बाद में उसका शायद मेरे ख्याल से रेंट चेंज हो गया। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि HRA चेंज हो गया, कुछ तो बीच में चेंज हो गया करके उसका। सो लेट अस नॉट मिक्स इट अप, भले सैलरी सेम रहेगी तो भी बाकी कोई तो चीज़ चेंज हो रहा है। बाद में अगला पॉइंट कौन सा है, 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे अभी सैलरी लेकिन कितना पकड़ना पड़ेगा, 10,000 नहीं 11,000 पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के साथ आ चुके हैं हम लोग। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 11,000 का 50% ऐड करेंगे तो 16,500 हो जाएगा, फिर 16,500 का 50%, क्योंकि दिल्ली में खेल रहा है अपना राजा। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। रेंट पेड कितना उसका, 6, इधर रेंट दिया देखो उसका, जब तक वो गाजियाबाद में था तो उसका रेंट वॉज पहले नील है, बाद में 6,000 है, बाद में 8,000 है। मिला क्या आपको सबको? क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? तो रेंट पेड पहले लेने का है, तो यहाँ पे कितना ले लिया मैंने, 6,000 लिया यहाँ पे,
इधर 8000 8000 8000, क्योंकि बाद में रेंट चेंज हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में रेंट कांस्टेंट है एक बार चेंज होने के बाद। लेकिन 10% ऑफ सैलरी में 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ 15,000 लेना पड़ेगा, 10% ऑफ 15,000 लेना पड़ेगा, 10% ऑफ 15,000 लेना पड़ेगा, 10% ऑफ 16,500 लेना पड़ेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? तो जो आंसर आएगा वो मतलब कितना आएगा, 6,000 माइनस 1,500 मतलब 4,500, 8,000 माइनस 1,500 मतलब 6,500, 6,500 और यहाँ पे 6,350। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, बाद में कौन एक्चुअल एचआर रिसीव्ड, यहाँ पे 6,000 मिला है, 6,000 मिला है, 6,000 मिला है, बाद में वो चेंज हो गया 7,000 मिल गया। एग्जाम्शन पर मंथ बाबा लोग बेबी लोग पर मंथ, क्योंकि मैंने सब कुछ क्या किया अभी तक पर मंथ ही कैलकुलेट किया था। यहाँ पे कितना रहेगा इन तीनों का, विचएवर इज लेस, नील और 6,000, विचएवर इज लेस मतलब कितना, नील। यहाँ पे 4,500, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 7,500 और यहाँ सॉरी 6,500 और यहाँ पे 6,350। ये सब कंपेयर करना पड़ेगा। ये कितना है तुम्हारा इधर 6,000, 4,500, 6,000, विचएवर इज लेस मतलब 4,500, बाद में 7,500, 6,500, 6,000, विचएवर इज लेस मतलब 6,000, बाद में 7,500, 6,500, 7,000 मतलब 6,500, बाद में 8250, 6350, 7,000 मतलब 6350। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? नेक्स्ट पार्ट, फिर बाद में बोलेंगे कि ये एग्जाम्शन अपने को मिल गया कौन सा, ये पर मंथ वाला है, लेकिन हमने ऊपर लिख के रखा है ये कॉलम में कितने मंथ्स है, 2 मंथ्स है, यहाँ पे 5 मंथ्स है, तो 1 महीने का नील, 2 महीने का भी नील, 1 महीने का 4,500, तो 5 महीने का कितना? समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसके हिसाब से आया कितना 22,500, फिर यहाँ पे 12, बाद में 6,500 और बाद में 12,700। इन सब का टोटलिंग किया तो कितना आया 53,700, और इस 53,700 को मैं ऊपर लेके गया, इनर कॉलम में लिखा 53,700 माइनस करके आउटर कॉलम में चला गया 21,300। समझे? एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है, क्योंकि अभी 10-30 ने के गिने चुने साल बाकी है, धीरे धीरे 10-30 ने गायब हो जाएगा, उसको ऑलरेडी बोल कर रखा हमने, डिफॉल्ट रेजिम में मिलता है ही नहीं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आ सकता है, क्या आ सकता है, अच्छा प्रॉब्लम, स्टडी मटेरियल का ही प्रॉब्लम है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट्स द टाइम, 7:41, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे मालूम है एक क्वेश्चन बाकी है और काफ़ी बड़ा है वो, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, 8:15 बज जाएगा और तुम थके हुए रहोगे, इसका कुछ मतलब नहीं है, घर जाके तुमको करना भी है, तो जो पेंडिंग रहेगा वो पूरा कर लीजिए। कल ये पूरा करता हूँ, कल के फर्स्ट लेक्चर के पहले घंटे में ये पूरा हो जाएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में हाउस प्रॉपर्टी चालू कर दूंगा, मस्त से करो, भागो। बाय जी मैडम, टेक केयर। Bye, sir. यस, बाय बाय।